हेलो फ्रेंड्स, रेडियो द्वारका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे कार्यक्रम आत्मनिर्भर ओल्ड एज की तैयारी में हमारे साथ हैं डॉक्टर नीना मदान। आइए उनसे मिलते हैं। डॉक्टर नीना मदान, आपका हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू युतिका जी, थैंक्स फॉर कॉलिंग मी एंड रेडियो द्वारका का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर नीना, आपने बताया कि आप अलग अलग फील्ड्स में अपने मेडिकल साइंसेज में बहुत कुछ करती हैं, तो हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। जी, मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ। एलोपैथी में मैंने ग्रेजुएशन किया है। उसके बाद मेरी शादी जल्दी हो गई तो पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं हुआ, बच्चे हो गए एज पोस्ट ग्रेजुएट गिफ्ट्स। सो लॉट ऑफ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड कुछ एक प्यास भी थी अंदर। एलोपैथी से मन में सेटिस्फैक्शन नहीं आया तो कुछ ढूंढ रहे थे, ऐसे लग रहा था। तो अलग अलग फील्ड में गए, रेकी किया, हिप्नोथेरेपी किया, काउंसलिंग किया। आई एम ऑल्सो एन इमोशनल काउंसलर, ट्रेन्ड इमोशनल काउंसलर। एंड उसके साथ साथ मैंने कुछ वॉलंटियर वर्क किया। तो बस अब जीवन थोड़ा कंप्लीट लगता है, थोड़ा लगता है कि कुछ तो कर पाई हूँ सोसाइटी के लिए। That's wonderful, that's wonderful. तो डॉक्टर साहब, जैसे हमारे प्रोग्राम का नाम है आत्मनिर्भर ओल्ड एज की तैयारी, तो सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये आत्मनिर्भर से आप क्या सोचती हैं? हाँ, आपने 3 वर्ड बोले, आत्मनिर्भर और ओल्ड एज। तो आत्मा से मेरा जो समझना है वो है आत्मा, है ना, तभी वो वर्ड बना। तो आत्मा क्या है? आत्मा है हमारा जो एक अंदर कुछ है ना, वो आत्मनिर्भर है। तो इसका मतलब जो है मेरे से शुरू है और मुझ पे ही खत्म है ना। निर्भर मतलब मैं खुद पे निर्भर हूँ, बाकी सब चीजें बाद में है। सबसे पहले आत्मनिर्भर होना जरूरी है। आत्मा पे निर्भर होना वो तभी होगा जब आप आत्मा से सैटिस्फाइड होंगे, आत्मा पे कॉन्फिडेंट होंगे, आत्मा से अंदर से ब्रेव होंगे। ये कुछ क्वालिटीज हैं जो अगर आप डेवलप कर सकते हैं। हम सबके अंदर हैं, कहीं थोड़ी कम है, कहीं थोड़ी ज्यादा है। सो डॉक्टर साहब, आपने तो बहुत अच्छे तरीके से हमको बताया कि आत्मनिर्भर होना क्या है। दैट्स रियली रियली वेरी नाइस। और इसके साथ होता है ओल्ड एज की तैयारी। तो हम जैसे सुनते हैं और कहते हैं कि ओल्ड एज इज जस्ट अ नंबर, तो क्या आपके विचार से भी ओल्ड एज इज जस्ट अ नंबर? हाँ जी, आई बिल्कुल एग्री। मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ कि ओल्ड एज सिर्फ एक नंबर है। हम लोग सोच के ही मन से परेशान हो जाते हैं कि अरे मैं तो 60 साल की हो गई, अरे मैं तो 70 साल की हो गई, अब क्या होगा मेरा कौन करेगा, कौन देखेगा। तो ऐसा मैंने देखा है कि जब हम ज्यादा मेरा सोचते हैं तो मेंटली अपसेट हो जाते हैं, डिप्रेस भी हो जाते हैं। तो उससे बचने के लिए अगर हम ये सोच पाए कि ठीक है, अब ये मेरा एज ऐसा है, मैं अब क्या कर सकती हूँ। तो अपने सिचुएशन को, अपनी फिजिकल मेंटल एबिलिटीज को, कैपेसिटीज को दिमाग में रखते हुए अगर हम चले तो हमारा जो जीवन है बहुत अच्छे से निकल सकता है, जो भी हमारी एज है। तो डॉक्टर साहब, जैसे हमारा है कि ओल्ड एज की तैयारी, अगर हम जैसे आज के अगर यंगस्टर्स हैं, अगर 40-50 साल का कोई है, तो आप उनको क्या सलाह देंगी कि आगे आने वाली एज में आप फिजिकली हेल्थी रहें, तो उसके लिए क्या करें? देखो, 40-50 साल तक अगर हम पहुंच गए हैं वो भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। क्योंकि आजकल जो हम सुन रहे हैं, आपको पता ही है, चारों तरफ यंग एज में इतना कुछ हो रहा है कि मैं खुद से बोलना नहीं चाहूंगी, पर हमें सबको पता है कि यंग एज में बहुत सारी डिफिकल्टीज बच्चों को आ रही है। पर अगर वो ऑलरेडी 40-50 के हैं तो फिजिकल हेल्थ में इतना कुछ बोला गया है। योगा डे अभी गया है, तो योगा करना, स्ट्रेचिंग करना, बॉडी को चलते रहना, चलाते रहना, वो बहुत जरूरी है। जो मैंने अपनी एज तक आते आते सीखा है कि जितना हम चलेंगे उतना बॉडी चलेगी। अगर आप रुक जाएंगे, बैठ जाएंगे, तो बॉडी भी बैठ जाएगी। तो फिजिकल हेल्थ के बारे में तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी। बहुत सब जानते ही हैं ऑलरेडी, तो मैं उससे अगले और आगे के स्टेप्स पे ज्यादा फोकस करना चाहूंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो आपने बताया और आपने बिल्कुल सही कहा कि जो 40-50 तक पहुंच के दे आर ऑलरेडी ब्लेस्ड, तो वहां कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कई बार होता है कि ज्यादातर आपने देखा ही होगा, आप तो डॉक्टर है, इतना एक्सपीरियंस है आपको, कि लोगों की उम्र 60-70 तक हो जाती है, लेकिन वो फिजिकल वो एक्टिविटीज और वो चलना नहीं किया होता। अब अगर इस एज में आ गए हैं तो क्या करें? हाँ, तो फिजिकल जरूर अपने आप को पुश करें। मैं ये बोलूंगी, अगर थोड़ा सा उन्होंने इस बारे में गुठली मारी है, अगर नहीं किया है, इग्नोर किया है इस एस्पेक्ट को अभी तक,
तो बहुत जरूरी है कि कोई तो छोटा मोटा 10 मिनट 15 मिनट का रूटीन बनाएं। थोड़ा बॉडी को स्ट्रेच करें, जॉइंट्स के ऊपर काम करें, जॉइंट्स को रोटेट करें, थोड़ा मूव करें, वॉक कर लें, ब्रिस्क वॉक अगर कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों से मैं मिली हूँ जो कहते हैं डॉक्टर साहब हम सारा दिन घर में चलते हैं, है ना, ये तो फिर आप वॉक हम कैसे करें, एक तो टाइम नहीं है हमारे पास और हम तो चलते ही हैं, है ना। तो इसका मैं ये जवाब दूंगी कि जो घर में चलना है, रुकना है, चलना है, किचन में 3 घंटे खड़े रहना है, वो फिजिकल हेल्थ में नहीं आता। उससे आप थक जाते हैं। एक ही जगह खड़े खड़े आपका जो सर्कुलेशन है, स्पेशली लिम्फेटिक सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन सबको पता है कैसे बढ़ाना है, पर जो लिम्फ का सर्कुलेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके रुकने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है बॉडी में। आपका ये बहाना नहीं चलेगा कि हमने घर में बहुत काम कर लिया तो थक गए, हो गई फिजिकल एक्टिविटीज। नो, डॉक्टर साहब का कहना है कि वॉक जरूर करिए और छोटी मोटी एक्सरसाइज जरूर करिए। सो थैंक यू डॉक्टर साहब फॉर दिस। और ये तो आपने फिजिकल हेल्थ बताया, साथ में मेंटल हेल्थ, क्योंकि आपने बताया कि आप उस पे काम भी कर चुकी हैं। हाँ, मैं थोड़ा टाइम मैंने एक एनजीओ में काम किया था जहाँ पे कुछ काउंसलिंग मैं करती थी, मैंने सीखी भी और मैं करती भी थी। तो उसमें मैंने जो पाया वो ये पाया कि शरीर और मन का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। देखो, अगर शरीर में कहीं कुछ प्रॉब्लम है, कोई भी हेल्थ इशू है, कहीं पेन है, फीवर है, या कोई बॉडी पार्ट में काम करने में दिक्कत है, कोई ऑर्गन में कोई इशू है, तो मन हमारा अपसेट रहता है, हम अनकंफर्टेबल रहते हैं, है ना। और अगर मन में कुछ चल रहा है, गुस्सा है, गिल्ट है, किसी चीज को लेके पछतावा है, एंगर है, रिग्रेट है, तो भी हमारा मन तो अपसेट है ही, पर वो शरीर में भी उसका असर आता है। तो इसको हम लोग माइंड बॉडी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो ये समझना और इस कॉम्प्लेक्स को तोड़ना, इसके परे जाना, तोड़ के मतलब ये नहीं कि हमने उसको किसी तरह ब्रेक करना, इसको समझ के उसके परे जाना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे किया जाए? कैसे किया जाए? हाँ, पहली बात है कि आप ये अवेयरनेस तो रखो कि आपको ऐसा हो रहा है। मतलब कुछ भी अगर होता है ना, तो पैनिक में मत जाओ। बहुत सारे पेशेंट्स मैंने ऐसा देखा है कि कुछ भी अगर हो जाए, जरा सा भी कोई तकलीफ हो, फट से गोली खा लेंगे, फट से डॉक्टर को फोन करेंगे, मैसेज करेंगे, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। अरे सब कुछ करने से नहीं होता, थोड़ा रिलैक्स करो। कोई प्रॉब्लम, हाँ, कोई मैं मेजर ऐसा कोई हार्ट अटैक या उसकी बात नहीं कर रही हूँ, पर अगर कुछ छोटा मोटा है, जैसे कोई गैस ही बनती है, अरे मेरे पेट में दर्द है, चेस्ट में पेन है, कुछ तो है, वी थिंक ऑफ द वर्स्ट और द वर्स्ट। तो आई वुड सजेस्ट कि उससे पहले जस्ट टेक 2 minutes, टेक अ कपल ऑफ डीप ब्रेथ्स, जस्ट टेक केयर ऑफ योर पैनिक। यू अंडरस्टैंड दैट यू आर गोइंग इनटू अ पैनिक, दैट स्टॉप्स इट हाफ वे। मतलब वो 50% काम वही हो जाता है कि हम 50% रिकवरी की तरफ चल पड़ते हैं अगर हम उसको समझ लें कि ये हम पैनिक में जा रहे हैं। हम डर से डर जाते हैं कि मुझे डर लग रहा है, और उससे हम और डर गए तो वो डबल हो जाता है, फिर वो प्रॉब्लम कंपाउंड हो जाती है, जो फिर संभालनी मुश्किल हो जाती है। तो मेरे हिसाब से कि मतलब बार बार डॉक्टर के भागना या बार बार गोली खाना हर चीज का इलाज नहीं है। कहीं तो जरूरी है, पर कहीं नहीं भी है। तो डॉक्टर साहब, ये तो बड़ी कमाल की बात है, आप खुद डॉक्टर है और आप कह रही हैं डॉक्टर से थोड़ा दूर रहो। बिल्कुल, एप्पल खाओ ना, एप्पल अ डे, वी ऑल नो इट। तो डॉक्टर साहब, लेकिन ये जनरली मैं ये क्वेश्चन हमेशा पूछती हूँ, और ये देखा गया है आपके पास फाइनेंसेस भी हैं, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ, और आप आत्मनिर्भर हैं एक स्टेज तक आकर, लेकिन एक एज पर आकर, जैसे ओल्ड एज की तैयारी हम कर रहे हैं इस प्रोग्राम के जरिए, तो लेकिन एक एज के बाद ये एक समय ऐसा आता है जो अक्सर देखा गया है, लोग अकेले रह जाते हैं किसी भी वजह से हैं। तो उस अकेलेपन को कैसे इमोशनली कैसे टैकल किया जाए, और उसके बारे में बताइए। आपकी बात से मुझे हंसी आ रही है, मेरी मुस्कुराहट और बड़ी हो गई है, क्योंकि अकेलापन, फिर से मैं इसको रिपीट करूंगी कि ये तीनों लेवल पे है जो आप कह रही हैं। फिजिकल, एक तो हम फिजिकली अकेले हैं, एक हम भीड़ में भी अकेले हो जाते हैं कई बार, है ना। सब लोग होते हैं आसपास, सब एक्टिविटीज होती हैं, फिर भी हमें अंदर से कुछ अच्छा नहीं लगता। तो इमोशनल लेवल पे अकेला फील करना, फिजिकल लेवल पे अकेले होना, विच इज अ फैक्ट कि वो हमें दिख रहा है कि घर में और कोई है ही नहीं, है ना। आजकल अब देखो, ये भी एक फैक्ट है, एक जरूर, मतलब मैं फिर से इस पे एक ध्यान आपका ले जाना चाहूंगी। बहुत बार ये बात हुई होगी कि अगर 2 पार्टनर्स हैं, अगर एक सीनियर कपल है, तो एक को तो पहले जाना ही है ना। ये चीज को भी अगर हम समझ लें, स्वीकार कर लें, तो हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा तैयार हो जाते हैं
ये तैयारी हो जाती है कि वो हमें एक जना तो अकेला पीछे रहेगा ही। तो ये होती है फिजिकल अकेलापन कि जो अगर हम तैयार हो जाए, मेंटली खुद को प्रिपेयर कर लें, मेंटली ये समझ ले कि दोनों ना साथ में आए थे दुनिया में, ना साथ में जाएंगे, तो एक को तो रहना है, तो उसको जो भी रह जाएगा दोनों में से पता नहीं कौन, तो वो कैसे आगे जीवन चलाएगा उसके बारे में बात करें, एक दूसरे से बात करें, बच्चों से बात करें, अपनी फिजिकल सिचुएशन अगर बदल सके, अगर बच्चों के साथ रह सके या किसी ओल्ड एज होम में रह सके। बहुत सारे टैबूज हैं ओल्ड एज होम में शिफ्ट होने के आजकल, तो उसको हम हैंडल करें, उसके लिए बात करें, सपोर्ट ढूंढें, किसी से भी कर सकते हैं, फ्रेंड से, अपने जो दोस्त हैं, अपने जो पीयर ग्रुप है उनसे, कि उसको थोड़ा सा ओके करें कि इट्स ओके टू लिव इन अ ओल्ड एज होम, जहां पे और भी आप जैसे लोग हैं जिनके साथ आप बिजी रह सकते हैं, इंटरैक्ट कर सकते हैं। लाइक अगर मैं एग्जांपल दूं, माय हस्बैंड इज बियॉन्ड 70 नाउ, ही इज 70 प्लस, तो हम लोग तो घर में लूडो खेलते हैं और इतना खेलते हैं और इतनी मजे से खेलते हैं, दिन की 2 गेम्स तो हमारी पक्की है। कौन जीतता है? कोई भी जीते, हम पॉइंट लिखते हैं और वो 10 रुपए पॉइंट के हिसाब से फिर लेन देन भी करते हैं। सो इट मेक्स इट मोर इंटरेस्टिंग। आप बोर नहीं होते। अब आपको एक गिट्टी मारनी है भाई, 10 रुपए लेने हैं। So it's a very small example, but yeah, we really enjoy it. We look forward to it. After dinner we play. So वो evening time ऐसा होता है, बच्चे अपने बिजी होते हैं, टीवी में उतना इंटरेस्ट नहीं होता और किसी के घर उस टाइम जा नहीं सकते आप, तो रात को 8 से 10 जो टाइम है उस टाइम क्या करें, तो चलो कोई गेम पकड़ लेते हैं, कैरम खेल सकते हैं, लूडो खेल सकते हैं, कुछ भी आपस में कॉमन इंटरेस्ट आपका होगा, म्यूजिक होगा, कुछ होगा, मूवी देख सकते हैं। तो जब तक 2 जने हैं तब तक तो हो सकता है, पर जब कोई अकेला रह जाता है तो वो मैंने बताया कि उसकी तैयारी, उसकी सोच पहले से होनी चाहिए। लास्ट पॉइंट है इमोशनली अकेला फील करना, और वो आप कहीं भी कर सकते हैं। आप इन कपल में भी कर सकते हैं, आप भीड़ में भी कर सकते हैं, आप जॉइंट फैमिली में भी खुद को अकेला समझ सकते हैं। तो ये अपने ही मन को कहीं ना कहीं समझाना, इस सिचुएशन को स्वीकार करना और इसके लिए तैयारी करनी, बहुत सारी इसमें सपोर्ट और काउंसलिंग की जरूरत है। आपको ही आगे बढ़ के पूछना है। कोई आपके घर नहीं आएगा आपका कमरा खोलने, माता जी या पिताजी आप बाहर आइए, अंकल जी आइए घूमने चले, आइए सैर करने चले। आपको ही अपना कमरा खोल के बाहर निकलना है, बाहर जाके किसी से बात करनी है, किसी के साथ सैर करनी है, किसी के साथ कहीं कॉफी पीने जाना है। तो अपना वो सर्कल एक बनाए रखना, अपनी फ्रेंड्स का, पड़ोसी हो सकते हैं, स्कूल फ्रेंड्स हो सकते हैं, कहीं भी आप मिले हो, जॉब आप इकट्ठे करते हो, वो फ्रेंड्स हो सकते हैं। एक आधा कोई ऐसा फ्रेंड जरूर रखना जिससे आप शेयर भी कर सकते हैं। मतलब खुद को बिजी रखना और ये समझना कि फिजिकली तो अकेले आप रह जाएंगे, लेकिन मेंटली इमोशनली अकेले होना जरूरी नहीं है। तो आपने डॉक्टर साहब ये तो बहुत अच्छे से बताया, और ये भी बात सही है कि अकेलापन सिर्फ अकेला ऐसे नहीं होता, कई बार हम भीड़ में भी अकेले रहते हैं। सो थैंक यू सो मच, आप यहाँ आई और अपने सारे व्यूज अपने शेयर किए। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू। सो दर्शकों, आपने सुना, समझा, कितना बखूबी डॉक्टर साहब ने हमको जिंदगी का हर पहलू अच्छे से समझाया है। तो हम उस पर कुछ काम करेंगे और जुड़े रहिए रेडियो द्वारका से। फिर मिलेंगे, बाय बाय।